नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डेसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन होंगे और ऑप्शनल होंगे। उसका जो पैटर्न होगा वो ऑप्शनल क्वेश्चन का पैटर्न होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है। उस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आज ये हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट में दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज आपका दूसरा चैप्टर होने वाला है, जो कि है दाब तथा उसका मापन। ये आप लोग देख रहे हैं ऊपर, चैप्टर का नाम है दाब तथा उसका मापन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि दाब क्या होता है और उस दाब को किस तरीके से मापा जाता है और कौन से गेज से ये दाब मापा जाता है। इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे और इस वीडियो में जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अपनी एक कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द्रव स्थैतिक दाब की स्थिर अवस्था में द्रव द्वारा किसी संपर्क सतह पर डाला गया दाब होता है जो सतह के होता है। इस क्वेश्चन का मतलब पूरा समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमसे क्या पूछना चाहता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अगर कोई द्रव है वो किसी सतह पर दाब डाल रहा है, जैसा कि आपको बताया अगर हम लोग किसी ग्लास में द्रव को भर देते हैं तो वो जो द्रव होता है दीवार की चारों दिशाओं में समान बल लगाता है, बाहर जाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या है, दीवार जो होती हैं क्रिया प्रतिक्रिया के कारण द्रव से कुछ अधिक बल लगा देती हैं, जिसकी वजह से वो द्रव बाहर नहीं जा पाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर वो द्रव उस पर उसकी सतह पर दाब डालता है तो वह किस तरीके से डालेगा, या मतलब किस एंगल पर होगा, उसके जो कण होंगे वो उस सतह को किस कोण पर स्पर्श कर रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है पीछे। इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, पीछे का मतलब क्या, द्रव को तो अंदर होता है, ये भी नहीं है। आगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है कि आगे द्रव तो ग्लास के अंदर ही होता है। लंबवत, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो लंबवत हो जाएगा। द्रव के जो कण होते हैं, मान लीजिए कोई ये एक गिलास है, इसमें इस तरीके से ये द्रव के कण भरे हुए हैं या इसमें द्रव ये भरा हुआ है, तो इसके जो कण होंगे वो जो दीवार पर दाब डालेंगे वो लंबवत दाब डालेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है द्रव अपने किस गुण के कारण दाब डालते हैं। क्या पूछ दिया इसने कि अगर द्रव किसी चीज पर दाब डाल रहा है तो वह कौन सा कारण या उसका कौन सा गुण होगा। तो पहला ऑप्शन है तापमान के कारण, दूसरा ऑप्शन है भार के कारण, तीसरा ऑप्शन है सासंजन के कारण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो तापमान का दाब से कोई संबंध नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है सासंजन के कारण, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो समान द्रव के कण आपस में चिपके हैं तो वहां पर सासंजन बल लगता है। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है कि दाब जब पड़ रहा है तो कौन सा असर ये सासंजन उस पर डालेगा। तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। भार के कारण, उस द्रव में कुछ ना कुछ भार होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, द्रव उस पर दाब डालता है। तो इसका आंसर आप लोग बी टिक कर लीजिए, बी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है बी पास्कल ने अपना नियम कब सिद्ध किया था। इसमें क्या पूछा गया है, ये एक वैज्ञानिक थे वी पास्कल, जिन्होंने अपना एक कोई नियम दिया था, उसे कब प्रस्तुत किया था या कब सिद्ध किया था, किस सन में।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बी पास्कल ने कौन सा नियम दिया था। बी पास्कल ने जो एक नियम दिया था उसे हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया था कि कोई भी अगर द्रव है, स्थिर अवस्था में है, तो वो क्या है, जिस भी पात्र में होगा वो उस पात्र में समान दिशा, मतलब हर एक दिशाओं में समान बल लगाएगा। मान लीजिए जैसे कोई ये एक क्या है, ग्लास है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है या द्रव के ये कण हैं। तो ये जो द्रव के कण हैं ये इस दीवार पर चारों दिशाओं में समान बल लगाएंगे। ये बी पास्कल ने बताया था। तो ये सन आप लोग सीधे याद कर लीजिए। इन्होंने जो अपना नियम प्रतिपादित किया था या जो नियम सिद्ध किया था ये 1653 में सिद्ध किया था। तो आप लोग इसे सीधे याद कर लेंगे। बी पास्कल ने ये नियम दिया था। आप लोग इनका नियम भी समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, जिससे क्या है उन्हें भी आसानी हो जाए पेपर में तैयारी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। स्थिर अवस्था में कोई भी तरल सभी दिशाओं पर लगाता है या दाब लगाता है। किस तरीके का दाब लगाता है? जब कोई द्रव किसी पात्र में भरा हुआ है और वो सभी दिशाओं में किस तरीके का दाब लगाएगा। तो मैंने आपको बताया पास्कल के नियम से कि जब कोई द्रव स्थिर अवस्था में होता है तो वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर पर आप लोग टिक कर लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, कौन मशीन पास्कल के नियम पर बनी है? कि ये इसमें 3 मशीनें दी गई हैं, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक। तो पूछ रहा है कि ये सभी पास्कल के नियम पर हैं या इनमें से कोई एक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले हाइड्रोलिक क्रेन क्या होती है। हाइड्रोलिक क्रेन वो क्रेन होती है जिससे हम लोग कम बल लगाकर अधिक भार को उठाते हैं या अधिक वजन को उठाते हैं, उसे हम लोग क्रेन कहते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन कहते हैं। जो हाइड्रोलिक ऑयल से चले उसे हम हाइड्रोलिक क्रेन कहेंगे। दूसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। नॉर्मल लिफ्ट कैसी होती है, रस्सी से बंधी होती है, जंजीर वाली होती है। अगर ये लिफ्ट जो है हाइड्रोलिक या हाइड्रोलिक ऑयल से चले तो उसे हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट कहेंगे। तो ये भी द्रव से चल रही है, ये भी द्रव से चल रही है। और ये हाइड्रोलिक जैक भी है, ये भी द्रव से ही चलने वाला एक उपकरण है जिससे आप लोग मारुति वगैरह या बड़ी गाड़ी को उठाते हैं टायर चेंज करने के लिए, उसे हम लोग हाइड्रोलिक जैक कहते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये द्रव से चलने वाली हैं। और पास्कल ने नियम कहाँ पे दिया था? द्रव से संबंध कराते हुए ये नियम दिया था। तो इनमें जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, आल सभी। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, दूसरा है 72 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, जो तीसरा है वो है 76 सेंटीमीटर, जो चौथा है वो है 76 पारा स्तंभ। तो आंसर समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। जैसा कि आपको पता है नॉर्मल दाब जो होता है वो भार के कारण किसी न किसी वस्तु पर लगता है, और यहाँ पर वायुमंडलीय जुड़ गया है। तो अगर वायु के कारण वायुमंडल पर कोई दाब पड़ रहा है तो उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो इसका जो पारा के स्तंभ के रूप में दाब होता है या पारा स्तंभ में मान होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब होता है। तो इसका जो आंसर है वो निर्वात दाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं ये जो सेकंड चैप्टर है ये एक थ्योरी लेक्चर में पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ये वीडियो आपको
कल शाम तक मिल जाएगा। ये सेकंड चैप्टर मैं एक वीडियो में पूरा एक साथ कवर कर दूंगा थ्योरी के साथ में, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये सारे निर्वात दाब, परम दाब क्या होते हैं। यहाँ पर आप लोग सीधे यहाँ पर टिक करते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको ये समझाऊंगा तो ये लेक्चर जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे दाब आए हुए हैं और वो समझाने के लिए आप लोगों को बोर्ड पर ले जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं कल शाम तक आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और ये चैप्टर पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो निर्वात दाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है परम शून्य को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब कहलाता है। कि कोई एक आधार रेखा है जो भी शून्य रेखा होती है जहाँ से दाब को मापा जाता है, ये मैं पढ़ा दूंगा। तो उसके जो ऊपर मापा जाता है दाब, उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। उस दाब को हम लोग कहते हैं निर्वात दाब, जो कि परम शून्य को आधार मानकर इसके ऊपर मापा जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात दाब कहेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है वायुमंडलीय दाब व गेज दाब के योग को कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? वायुमंडलीय दाब व गेज दाब के योग को कहते हैं। तो इसका जो योग आता है वो आता है निरपेक्ष दाब। ये सारे दाब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग चिंता ना कीजिए, इसे सीधे आप लोग नोट करते रहिए बस। ये अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दाब, द्रव का दाब मापा जाता है। ये तो आपको सीधे याद ही करना है कि अगर हम लोग द्रव का मापना चाह रहे हैं कि किस स्थान पर द्रव का कितना दाब है, तो उसे किस मीटर या किस पैमाने द्वारा नापेंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैनोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर पर आप लोग टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यांत्रिक गेज किस प्रकार के दाब को मापते हैं? तो पहले समझ लेते हैं कि हमारे जो गेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और फिर समझ लेते हैं कि ये यांत्रिक गेज जो है ये क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दाब के मापन के लिए जो गेज बनाए गए हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मैनोमीटर, दूसरा है यांत्रिक गेज। जो हमारे मैनोमीटर होते हैं वो निम्न दाब को मापते हैं, और जो हमारे यांत्रिक गेज होते हैं वो अधिक दाब को या उच्च दाब को मापते हैं। तो जो हमारे मैनोमीटर होते हैं उसके भी सब टाइप है, और यांत्रिक गेज जो होते हैं उसके भी सब टाइप है। ये मैं वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यांत्रिक गेज जो होते हैं उच्च दाब को मापने के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे टिक कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में यांत्रिक गेज नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि यांत्रिक गेज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला बॉर्डर नली दाब गेज, दूसरा डायाफ्राम दाब गेज, तीसरा जो होता है अचल भार दाब गेज होता है। और जो मैनोमीटर होते हैं वो मैनोमीटर दो तरीके के होते हैं, साधारण मैनोमीटर या वेद सूचक दाब मापी। तो जो साधारण मैनोमीटर होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला पीजोमीटर, दूसरा यूनली मैनोमीटर, और जो तीसरा होता है एक स्तंभ द्रव दाब मापी या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यांत्रिक गेज नहीं है। यांत्रिक गेज, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पीजोमीटर और डायाफ्राम दाब गेज। जैसा आपको मैंने बताया, यांत्रिक गेज के जो तीन तरीके प्रकार होते हैं, बॉर्डर नली, डायाफ्राम, अचल गेज। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर पीजोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये मैनोमीटर का एक प्रकार है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीजोमीटर नली किसका सरल रूप है।
तो यहाँ पर पूछ दिया गया कि जो पीजोमीटर नली है वो किसका सरल रूप होती है। तो हमारी पीजोमीटर होती है, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, दाब को मापते हैं। एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें हम लोग द्रव को भर देते हैं और उसका जो स्तंभ होता है या हेड होता है वही हम लोग दाब मानते हैं। तो ये जो रूप होता है ये मैनोमीटर का होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, मैनोमीटर से किस दाब से अधिक दाब नहीं माप सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे दाब मापी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला मैनोमीटर, जो दूसरा होता है यांत्रिक गेज होता है। और जो मैनोमीटर होते हैं वो निम्न दाब को ही माप सकते हैं और जो यांत्रिक गेज होते हैं वो अधिक दाब को माप पाते हैं। तो जो मैनोमीटर है वो कितना और कहाँ तक दाब माप सकते हैं, वो सिर्फ 2 किलोग्राम अपान सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तक ही दाब को माप सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इसे आप लोग टिक कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर, जो गेजें निर्वात व पॉजिटिव गेज दाब माप सकें उन्हें कहते हैं। क्या चीज, कि ऐसे गेज जो निर्वात दाब माप लें और पॉजिटिव गेज दाब माप लें उन्हें हम लोग क्या कहेंगे या उस प्रकार के गेज को क्या कहेंगे। तो ये क्या है, दो चीजों को माप सकता है। जब कोई दो चीजों को मापे तो साधारण आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड हो गया। दो तीन चीजों को मिला दे तो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यौगिक दाब गेज। यौगिक का मतलब कंपाउंड, जटिल या फिर दो या दो से अधिक, यौगिक का यही मतलब होता है। तो आप लोग ये लॉजिक लगाकर भी कर सकते हैं और सीधा तो याद ही कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो है वो कह रहा है, किस गेज की मदद से दूसरी गेजों को अंशांकित या ये कैलिब्रेट लिखा हुआ, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट या अंशांकित का मतलब होता है पढ़ना या जो रीडिंग आई है उसे रीड करना। क्या चीज, उसे रीड करना, उसे हम लोग कैलिब्रेट या फिर अंशांकित कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होता है वो अचल दाब, अचल भार दाब गेज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेड वेट प्रेशर गेज। इसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये भी एक यांत्रिक गेज का ही अंदर टाइप होता है। इसे आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक स्तंभ द्रव दाब मापी किस प्रकार का दाब माप सकती है। कि जो आपकी क्या एक स्तंभ द्रव दाब मापी होती है या फिर सिंगल कॉलम मैनोमीटर होती है, उससे हम लोग किस प्रकार का दाब माप सकते हैं। तो जो इससे हम लोग दाब माप सकते हैं, इसे उच्च दाब या फिर उच्च हेड वाले दाब को माप सकते हैं। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बी पर टिक कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए और यही क्वेश्चन आप लोग याद करके पेपर में चले जाइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सतहों पर दाब पड़ रहा है तो पास्कल का नियम सत्य है। पहला ऑप्शन जो है P1 बराबर P2 डज नॉट इक्वल टू या फिर नॉट बराबर P3। जो दूसरा ऑप्शन है वो P1 बराबर P2 बराबर P3। जो तीसरा है P1 डज नॉट इक्वल टू P2 डज नॉट इक्वल टू P3 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसमें है कि तीन दाब हैं, किसी सतह पर लग रहे हैं, तो पास्कल के नियम के अनुसार ये किस तरीके से लग रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पास्कल ने जो नियम दिया था वो बताया था कि अगर स्थिर द्रव है तो वह
किसी भी पिंड पर चारों दिशाओं में समान बल लगाते हैं। तो यहाँ पर समान बल कौन से दिख रहे हैं या दाब कौन सा दिख रहा है, तो P1 बराबर P2 बराबर P3 आपको दिख रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब पानी स्तंभ के पदों में होता है। वायुमंडलीय दाब तो मैंने आपको समझा दिया कि वायुमंडलीय जो दाब है वो पानी के पदों में क्या होगा। तो पानी के पदों में जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 10.33 मीटर। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। पारा के केस में 76 था, ठीक है, पानी के केस में ये आ गया। तो ए नंबर इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, वो क्या कह रहा है कि दाब शीर्ष होता है। दाब शीर्ष का मतलब क्या हो गया, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड जो होता है उसे हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं, सीधे सीधे वो फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। तो जो प्रेशर हेड का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, P अपॉन, सॉरी ये पेन लेते, P अपॉन W। कि P क्या है, यहाँ पर दाब है और W क्या है, भार है। यहाँ पर W भार है और P प्रेशर या फिर दाब है। तो दाब शीर्ष बराबर या प्रेशर हेड बराबर होता है P अपॉन W। तो इसका आंसर जो है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बी पर टिक कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए अच्छे से। तो आज का वीडियो हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों अच्छे से, तो आप लोग हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। और हमें एक बात बता दूं आपको कि ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, क्योंकि इस चैप्टर में भी 20 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं। इतनी ही संभावना है कि इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।